नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जनजातीय समाज को खींच खींच कर गले लगाने में जुटे हैं। 47 सीटों पर सीधा और तकरीबन 80 सीटों पर अप्रत्यक्ष दखल रखने वाले इस समाज के प्रभाव वाले दो इलाकों में कांग्रेस और बीजेपी के दो स्टार लीडर आज संवाद कर रहे थे। जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने इस जनजातीय समाज के लिए क्या नहीं किया और उन्होंने क्या किया है, ये गणना करवाई। कितना बजट वे गरीबों, वंचितों और महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के जरिए खर्च करवा रहे हैं, ये भी बताया। कांग्रेस को भ्रष्ट और एक परिवार की पूजन में रत जाहिर है उन्हें कहना भी था, वो कहा। अपने भाषण में उन्होंने अनुरोध मिश्रित डर भी जताया कि यदि युवाओं और महिलाओं ने सतर्कता के साथ वोट नहीं किया तो विकास का पहिया थम सकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस भ्रष्टाचार नहीं कर पा रही है, इसलिए बीजेपी के राज से बेचैन है। दूसरी तरफ प्रियंका ने अपने भाषण में उन्हीं लक्ष्य समूहों को रखा और कहा कि आप लोगों ने नेताओं को भगवान बना दिया, नाम नहीं लिया उन्होंने, इसलिए वो अहंकारी हो गए, अब उन्हें सबक सिखाइए। प्रियंका ने बीजेपी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और कहा कि एमपी में इतने घोटाले हुए हैं कि अब तब यहां कोई ईडी या इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ती। शिवराज जी पर तंज करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी अब तो शिवराज जी का नाम लेने से तक बच रहे हैं। उन्होंने भी महिलाओं, युवाओं, किसानों को अपना लक्ष्य समूह बनाकर 5 गारंटी लोगों के सामने रखी कि उनकी सरकार आई तो क्या क्या मिलेगा। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे कि किसकी गारंटी जनता को पसंद आएगी। आदिवासी असल मायने में किसके लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है? क्या बड़े नेताओं के भाषणों से वोटर का मानस बदलता भी है या वो सिर्फ उन्हें देखने और सुनने आते? इस चुनाव में दिल्ली के मुद्दे काम करेंगे या लोकल मुद्दे? देश के दिल में यदि वाकई मोदी हैं तो क्या सिर्फ उनके नाम से ही बीजेपी को निश्चिंत हो जाना चाहिए? और यह भी कि क्या कांग्रेस भी मोदी से भयाक्रांत है? क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी कहा कि यदि मोदी जी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बार बार कहते हैं कि मेरी गारंटी, यदि बीजेपी की सरकार आ भी गई तो क्या मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे? तो बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर एक खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। आज गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती की जयंती है। चूंकि मुहाने पर चुनाव है, लिहाजा आज दोनों ही प्रमुख पार्टियों यानी कांग्रेस और बीजेपी के इस मौके पर भव्य आयोजन थे। कांग्रेस से प्रियंका गांधी आई और बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों के ही कार्यक्रम आदिवासी बहुल इलाके में आयोजित थे। पहले बात प्रधानमंत्री मोदी की। जबलपुर में उन्होंने जनता को गिनाया कि जनजातीय समाज के लोगों के हित में उन्होंने कितना काम किया है। गरीबों की योजनाओं से शुरू हुआ उनका संवाद महिलाओं तक पहुंचा, फिर विपक्ष तक भी आया। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस ने जनजातीय समाज के लिए कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक परिवार की पूजा में ही लगे रहे। जनजातीय समाज के लिए जो भी किया वो बीजेपी ने ही किया। उन्होंने आदिवासियों को कई बार मेरे परिवारजनों का संबोधन देकर आत्मीयता प्रगाढ़ करने का प्रयास किया और ये भी बोल गए कि एमपी जिस मुहाने पर है, यदि आपका निर्णय सही तरीके से नहीं हुआ तो ये विकास की गिरावट 20-25 साल पीछे लौटा सकती है। मध्य प्रदेश आज एक ऐसे मुहाने पर है जहां विकास में कोई भी रुकावट, उसके विकास की गति में कोई भी गिरावट 20-25 साल के बाद भी लौटेगी नहीं, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसलिए विकास की गति को रुकने नहीं देना है। इससे पहले प्रियंका गांधी भी आज धार जिले में थी। उन्होंने भी महिलाओं और आदिवासियों के आसपास अपने भाषण को रखा और वर्गीकृत तरीके से केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना के बिंदु जनता के सामने रखे। केंद्र के लिए उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी के साथ उद्योगपतियों की दोस्ती से लेकर ये भी कहा कि नेताओं को भगवान मत बनाइए, उनमें अहंकार आ गया है, उनको सबक सिखाइए। एमपी के संदर्भ में उन्होंने आज अच्छा अध्ययन करके भाषण की शुरुआत की थी। कहां कितने घोटाले के आरोप लगे, कितनी जगह सालों से नियुक्तियां नहीं हुई,
सब कुछ उन्होंने पढ़ दिया। कर्नाटक की तर्ज पर एमपी के लिए भी प्रियंका 5 गारंटियां गिना गईं कि यदि उनकी सरकार आई तो जनता को क्या क्या मिलेगा। जहां जहां हमारी सरकार है वहां गारंटीज पूरी हो रही हैं और यहाँ पे मध्य प्रदेश में होंगी। क्या है ये गारंटी? जिस तरह से किसानों के कर्ज हमने पहले माफ किए, उस तरह से हम उस काम को फिर से शुरू करेंगे। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 200 यूनिट बिजली के लिए जो बिजली का बिल है वो आधा होगा, हाफ होगा। पुरानी पेंशन यहाँ मध्य प्रदेश में लागू की जाएगी। आपको गैस सिलेंडर हम 500 रुपए में दिलवाएंगे। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा, आपके खाते में जाएगा मेरी बहनों। और 5 हॉर्स पावर सिंचाई की बिजली भी किसानों को मुफ्त मिलेगी। यूं तो एमपी में आदिवासियों के लिए सिर्फ 47 सीटें आरक्षित हैं, लेकिन उनका प्रभाव तकरीबन 80 सीटों पर है। दोनों ही दलों की ये सारी कवायद इसी वर्ग को अपने पक्ष में करने की है। साथ साथ दलितों और पिछड़ा वर्ग का जिक्र करके दोनों ही बहुसंख्यक आबादी को एड्रेस का माहौल बना लेते। दिलचस्प यह है कि दोनों दलों की रैलियों में उनके लक्ष्य समूहों की भीड़ उमड़ रही है, वो उत्साह भी दिखा रही है, लेकिन उसके मन में क्या है इस बात का इत्मीनान अभी तक उसने दोनों दलों को नहीं कराया। अभी तो सिर्फ उन्हें गले लगाने की होड़ है। आदिवासी के दिल में कौन है ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो उन खास मेहमानों को मैं आपसे परिचय करा देता हूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं स्वदेश शर्मा, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है स्वदेश जी का। दूसरे मेहमान है सनवर पटेल, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। सनवर जी का भी स्वागत। तो तीसरे मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेश शर्मा। शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं सनवर पटेल जी से। तो सनवर जी, ये जो आज रैली हुई जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो एक बात उन्होंने कही कि यदि सतर्कता नहीं बरती युवाओं ने और महिलाओं ने तो सब कुछ तबाह हो जाएगा एमपी में, कैसे थोड़ा परिभाषित करिए आप। देखिए प्रवीण जी, इसमें जब चुनाव आपके सामने हैं और आप इतनी बड़ी सभा को संबोधित कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम वो एक एड्रेस करेंगे युवाओं को, एड्रेस करेंगे महिलाओं को। इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए। नहीं, ये नहीं कहा। जरूर उन्होंने, मैंने कहा कि अगर मान लो नहीं चुना तो सतर्कता से नहीं चुना नई सरकार को तो तबाह हो जाएगा एमपी में सब कुछ, इसको पूछ रहा हूं। क्योंकि 15 माह को देखा है मध्य प्रदेश ने, उस 15 माह की सरकार को देखा है। जब 15 माह में सारी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर दिया गया, जब 15 माह में कि जो सरकार बनने के पहले 2018 में घोषणाओं से काम नहीं चला तो वचन पत्र लेकर आए थे, एक नहीं दो नहीं 973 वचनों का वचन पत्र लेकर आए थे और एक वचन पूरा नहीं किया। किस प्रकार से त्राहिमाम मचा, किस प्रकार से हाहाकार मचा। और 15 माह में कमलनाथ जी 15 बार भी भोपाल को छोड़कर बाहर नहीं निकले। आपदाएं आई तो नहीं निकले। श्योपुर में अति वर्षा हुई, चारों तरफ से पानी की बाढ़ आ गई तो श्योपुर गए तो अपने जूते गंदे ना हो जाए, श्योपुर के पाले को छूकर वापस लौट आए। तो ये सब देखा है मध्य प्रदेश की जनता ने, तो उन्होंने याद दिलाया है कि हमको सतर्कता बरतना होगी, वरना ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे। सर डिटेल और जिनको सिर्फ काम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ बातें करना, वही जवाब ले लेते हैं। स्वदेश जी, ये आरोप आपके ऊपर लगा के गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी पार्टी के ऊपर कि भाई 11 करोड़ फर्जी नाम उन्होंने आने के बाद हटाए, जिनके लिए आप जिन्हें गरीबी रेखा में रख के उनके नाम का लाभ ले रहे थे, और वो चूंकि गरीबों का पैसा लूटने नहीं देते इसलिए बीजेपी की सरकार आने से आप लोग डरते हो। उन्होंने एक गारंटी दी आपकी 5 गारंटी के जवाब में कि मोदी की गारंटी है एमपी विकास में अव्वल रहेगा, तो लूट लेते हो आप गरीबों का पैसा। प्रवीण जी, पहली बात तो आज रानी दुर्गावती जी का ऐसा दिन है कि हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि उनने आज़ादी की लौ को लावा बना के तैयार किया। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, लेकिन साथ साथ एक सवाल ज़रूर है कि उनके वंशज जो आदिवासी बेटियां हमारी हैं, चाहे वो तो मैं समझता हूं कहीं सुरक्षित नहीं है।
अगर उज्जैन महाकाल की बात करो तो वहाँ सुरक्षित नहीं है, अगर मैहर की बात करो तो वहाँ सुरक्षित नहीं है, उनके साथ प्रताड़ना हुई। अगर बात करते हैं कटनी की तो वहाँ प्रताड़ना हुई, लगातार उनके लोगों के युवाओं के चेहरों पर पेशाब किया गया, मामा कंस के राज में किया गया है। तो ये आदिवासियों की तहसील कैसे हो सकते हैं? जल जंगल जमीन का अधिकार कांग्रेस ने दिया, उसको आज इन्होंने 3,22,000 पट्टे निरस्त क्यों किए उनके? अगर ये आदिवासियों के हितैषी होते तो कम से कम उनके पट्टे जो कांग्रेस के सरकार में हुए थे उनको बरकरार रखना चाहिए था। कुल मिलाकर के ये सरकार जुमलों की सरकार है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, मन की बातें करते हैं, जन की बातें सुनने के बाद उनके पास वक्त नहीं है, क्योंकि ये बड़े लोगों की सरकार है, बड़े लोगों के प्रधानमंत्री। सुरेश जी को करते, सुरेश जी, इनके नेता ने कहा कि कुछ भी विकास क्यों नहीं किया ट्राइबल का? इतने सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, इनके है ना बीजेपी के। कांग्रेस की नेत्री जो आई थी उन्होंने कहा कि मेरी दादी इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि ट्राइबल की संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है तो उनके साथ भेदभाव छेड़छाड़ कुछ भी नहीं होनी चाहिए, वो मूल रूप में रहें, तभी संस्कृति समृद्ध होगी। ट्राइबल पर कब्जे की दोनों की लड़ाई आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2018 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था उसमें कांग्रेस के पक्ष में आदिवासियों की सीटें ज़्यादा चली गई, इसलिए 5-7 सीटों का अंतर रह गया। भाजपा का मत है कि यदि ये 5-7 सीटें जो बढ़ी कम ज़्यादा का अंतर रहा है, यदि आदिवासियों में ज़्यादा सेंधमारी कर ली जाए तो स्वाभाविक रूप से इनके पास अधिक सीटें आ जाएंगी, क्योंकि एक पीक अवसर था कमलनाथ जी के आने का और उसके बाद जो है 114 तक पहुंच पाए थे वो। अब उनका अनुभव, उनका काम, उनका आउटपुट, ये सारी चीज़ों पर चर्चा मंथन होगा और उसके बाद ये समझ में आएगा जनता को कि मतदान किसको करना है। अब दूसरी बात ये है कि आदिवासी जो क्षेत्र के लोग हैं उनमें 2 प्रकार से बीजेपी की घुसपैठ है। पहली संघ के माध्यम से, क्योंकि संघ जो है वो कन्वर्जन को रोकने के नाम पर ट्राइबल इलाकों में, बहुत ट्राइबल इलाकों में तो संघ जो है जो काम करता है उसका लाभ बीजेपी को मिलता है, कोई कांग्रेस को लाभ नहीं दिलवाता वो। एक बात। दूसरी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्रों में लगातार जा करके और भाजपा के नेतृत्व के द्वारा भी ये सब काम किए गए हैं, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में परिवर्तन आएगा, क्योंकि कमलनाथ जी के साथ ना तो जीजीपी है और ना ही हीरालाल अलावा वाली पार्टी है। तो इसलिए जो कांग्रेस का अपना प्रभाव है उस प्रभाव के बाद जो है जितने वोट मिल सकते हैं उतने ही मिलेंगे, जो अन्य सहयोगियों के प्रभाव से मिलने वाले वोट इस बार कम हो जाएंगे। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये है कि ये दादी नानी का युग नहीं है, यहाँ कोई ऐसी स्थितियां नहीं चलने वाली कि इंदिरा जी ने कब किया था। इंदिरा जी का वर्षों हो गए, मुद्दत हो गई, पीढ़ियां बदल गई, कई लोग जो है उसके बाद मेरे ख्याल दूसरी या तीसरी पीढ़ी आ रही है। तो आज की तारीख में आज जैसे वातावरण में बात करना चाहिए। और एक बार मुझे याद है वो घटनाक्रम जब विजय शाह मंत्री हैं आदिवासी समाज के, और जब ये बात कही गई कि जो है कल्चर केवल आदिवासियों का बचाने की बात क्यों की जाती है, कल्चर ब्राह्मणों का क्यों नहीं बचा? धोती कुर्ता तिलक वाले थे, चोटी थी लंबी चौड़ी, कहाँ चला गया उनका कल्चर? क्षत्रियों वाला कल्चर कहाँ चला गया? अन्य समुदायों का कल्चर कहाँ चला गया? तो क्या हम कल्चर के नाम पर आदिवासियों की प्रगति में बाधा नहीं बन रहे हैं? ऐसा सोच उन्होंने व्यक्त किया था। ये भी एक बड़ा प्रश्न था। तो इससे मुझे लगता है कि हम यदि कल्चर की बात करके किसी के भी डेवलपमेंट को नहीं रोक सकते। एक बार सनवर जी विन करते हैं। सनवर जी, बहुत सारी बातें नहीं, बहुत सारे आरोप प्रियंका गांधी ने आपके ऊपर लगाए, कहा कि भाई बहुत सहज हो गया है आजकल, मतलब ये काबिले बर्दाश्त हो गया है कि भाई चलिए पैसा ले लो थोड़ा बहुत और काम कर दो, तो जनता भी सोचती भी भले पैसा लिया हमारा काम तो हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग पैसा भी ले लेते हो और काम भी नहीं करते, और उनका इतना भ्रष्टाचार कर लिया बीजेपी की सरकार ने, लेकिन ईडी और इनकम टैक्स और केंद्र की कोई एजेंसी यहां तो छापे मारती नहीं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं का और प्रियंका गांधी जी का, इनके पास काम करने को कुछ नहीं, आरोप लगाते और आरोप लगाना। क्या व्यापम झूठा था मित्र? सर एक एक करके कर लेते, फिर शोर हो जाएगा। हाँ बोलिए। 15 माह की आपकी सरकार थी, 15 माह की सरकार में आप एक केस सिद्ध कर देते। ये व्यापम जो आप बोल रहे हैं ये 15 माह के पहले का, 15 माह के बाद का है? पहले का है। हाँ, पहले का है, आपका है। तो पहले का है तो 15 माह में आप बता देते कि कुछ गलत हुआ है। पूरा विश्व जान रहा है, व्यापम को तो पूरा विश्व जान रहा है प्रवक्ता जी, देश छोड़िए। अरे अगर कोई घटना हुई है, कोई अन्याय हुआ है, तो उस पर सजा दिलाने का काम किसने किया है? प्रकरण दर्ज किसने किया? आपकी सरकार ने 15 माह में क्या किया? 15 लाख की पटवारी भर्ती का घोटाला जो सबके सामने उजागर है। एक सप्लीमेंट्री ले लीजिए सनवर जी, एक सप्लीमेंट्री। तो क्या ईडी इसीलिए नहीं आती कि यहाँ सब कुछ गुड़ी गुड़ी है, कोई भी एक मामला नहीं, इसीलिए ईडी नहीं आती? जो प्रियंका सवाल कर रही है, ईडी क्यों नहीं आती? भाजपा कार्रवाई करेगी,
भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को जेल के शिकंजे तक पहुंचाने का काम किया है। ईडी वाली बात तो बता दीजिए, प्रियंका को चिंता है कि ईडी क्यों नहीं आती एमपी में, मतलब सब कुछ अच्छा है क्या, इसलिए नहीं आती? देखिए प्रवीण जी, कानून अपना काम करता है, एजेंसियां अपना काम करती है। अब जो लोग गड़बड़ करते हैं उनके यहाँ अगर एजेंसी जाती है तो आप आरोप लगा दीजिए कि साहब ये तो विपक्ष की ही जाती है। तो इसका कोई इसका जवाब नहीं है। आप इसका एक ही तरीका है कि आप गड़बड़ करना बंद कर दीजिए, एजेंसियां आपके नहीं आएगी। क्यों गड़बड़ करते हैं आप? ठीक है, स्वदेश शर्मा जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, ये जो आरोप आपकी नेत्री लगा गई, मोदी जी ने उसका हालांकि जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसी तर्ज में उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं आजकल के, जो अभी नौजवान हैं, ताजे जवान हुए, वो गूगल करें और देखें कि कांग्रेस की सरकार के वक्त अखबार जो है घोटालों से रंगे रहते थे, बहुत घोटालेबाज हो आप लोग, ये उन्होंने कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को आभास हो चुका है कि जो 21 साल की उम्र में मतदान का जो अधिकार दिया स्वर्गीय राजीव गांधी ने दिया था, और आज ये बदलाव का युग है, गूगल का युग है। मैं समझता हूं कि हर युवा समझता है इस बात को। प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं, जो इनकी स्तर में एजेंसियां हैं, ये सब कहती हैं कि बदलाव की लहर चल रही है। चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, सब में सरकार कांग्रेस की आने वाली है। 2024 के प्रति इतनी चिंतित है ये कि इन्होंने शिवराज सिंह जी चौहान का नाम लेना बंद कर दिया। अब मंचों पर नाम नहीं लेते, 24 की बात करते हैं। इन्होंने विधानसभा के चुनाव में 7 सांसदों, मतलब जिसमें 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार कर ये तय कर दिया, ये सिद्ध कर दिया कि हमारा विधायक निकम्मा है, नकारा है, काम नहीं कर सकता, वो हारेगा चुनाव। इसलिए ये प्रयास है उनका, वो समझ रहे इससे सफलता मिलेगी, इनके सांसद हारेंगे, इनके केंद्रीय मंत्री हारेंगे। ये तो वो हुआ कि एसपी को आपने आईपीएस को एक हेड कांस्टेबल के एग्जाम में बैठा दिया। कुल मिलाकर के भाजपा की घबराहट उनकी लिस्ट से पता चलती है, और ज्यादा घबराहट हो। गुंडे भगा दे रहा है तो ठीक है, माने अगर मान लो अगर वो अपने डंडे से हेड कांस्टेबल सारे गुंडे भगा दे अपराधी, तो क्या बुरा? कार्यकर्ता भाव ठीक है। सुरेश जी आ जाऊं सुरेश जी को इन करते। सुरेश जी, 2-3-4 चीजें आज, मतलब उनका अध्ययन आपने भी उम्मीद करता हूं सुना होगा, प्रियंका का भाषण, अध्ययन उनका ठीक ठाक दिखा आज के उनके भाषण में। अमूमन उनके मीम बहुत बन जाते हैं राहुल प्रियंका दोनों के। उन्होंने बताया शिक्षकों के कितने पद खाली हैं, डॉक्टर्स के कितने पद खाली हैं, घोटाले तो गिनाए इनके। ये भी बताया कि भाई कहाँ एक भी आँख का डॉक्टर नहीं है, जिसने भी तैयारी की होगी वो ठीक ठाक की है। और वो एक सलाह उन्होंने दी कि भाई वही जो मैं सनवर जी से पूछ रहा था, बोली मैं छोटी हूँ लेकिन मैं उम्र का अनुभव सब में छोटी हूँ, लेकिन मोदी जी को सलाह दूंगी कि भाई थोड़ा ईडी इधर की तरफ भी घुमाइए, एमपी की तरफ। आपकी टिप्पणी? देखिए, ईडी का मामला जो है वो बहुत अलग बातें हैं, राजनीतिक भी उसके बारे में टिप्पणी हम सब लोग करते हैं, करना भी चाहिए कि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक पक्ष भी है, लेकिन आफ्टर ऑल भ्रष्टाचार तो पकड़ा ही जा रहा है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक एंगल बहुत अलग है, और यहाँ विपक्ष भी ऐसा नहीं है कि जिनकी जो आपसी सांठगांठ न हो, क्योंकि जब दिग्विजय सिंह जी धरना देते हैं तो कमलनाथ जी और मुख्यमंत्री जी के बीच में तो आधे घंटे की चर्चा होती है, तब इसका मतलब ये कि बहुत गुड़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। जब ईडी के द्वारा या इनकम टैक्स द्वारा एक छापा पड़ा यहाँ, और ये मालूम चल गया कि 10 जनपद तक पैसा दिया गया, ऐसे अखबारों में भी छापी और जानकारी भी आई थी। उसके बाद ये मुझे जानकारी है कि ये कहा गया था कि इसकी विवेचना करवाइए आप, वो विवेचना को रोक दिया गया। इसका मतलब ये है कि काफी गुड़ी है। तो मध्य प्रदेश में ईडी ना कांग्रेस के आने वाली ना भाजपा के आने वाली, बस केवल जिस दिन भी अडानी जी का मामला मध्य प्रदेश में जुड़ गया, यानी कांग्रेस के नेताओं ने अडानी जी का मामला मध्य प्रदेश में उठा दिया, उसी दिन ईडी आ जाएगी। ये भी एक दृष्टिकोण है मेरा अपना। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स रही है, आप तो बहुत सीनियर हैं, आप अर्जुन सिंह जी और पटवा जी का आप देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी, विक्रम वर्मा का आप देख लीजिए, और इसके बाद जो आपसी समन्वय की पॉलिटिक्स कांग्रेस और भाजपा के बीच में रही है, चाहे ये आज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, इससे पहले दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम जो काम बोलते हैं हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो यह राजनीतिक टकराहट का वातावरण मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं रहा। ये जो ईडी नहीं आती, इसलिए यहाँ ईडी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों के बीच में इतनी ज्यादा समन्वय है, आपस में बातें कर लेते हैं सारी। सनवर जी को इन करते हैं। सनवर जी, एक और दिलचस्प उन्होंने बात करी, वो मैंने हम लोगों के हिसाब से दिलचस्प है, तथ्य आपको हो सकता है दिलचस्प ना लगे। उन्होंने कहा शादी के लिए जब लड़का देखते हैं, महिलाओं को एड्रेस करते हुए बहुत सारी चीज देखती है, बेटा कैसा है, लंबी लंबी तो नहीं फेंकता, कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा, तो वैसे ही
आपको कहा, आपकी पार्टी को, कि आप लोग वैसे ही लड़के हो जो केवल लंबी लंबी कर देते हो और काम कुछ नहीं करते। दूसरा एक जो बड़ी बात उन्होंने कही इसी में, जो आपको हो सकता है आपत्तिजनक लगे, उन्होंने कहा कि शिशुपाल के अत्याचारों का घड़ा भर गया है, कृष्ण की तरह आइए, जनता से उन्होंने आह्वान किया और इनका वध करिए। आपकी टिप्पणी? देखिए, इनके ऊपर क्या टिप्पणी करें। ये उत्तर प्रदेश गई थी, इन्होंने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। पूरे उत्तर प्रदेश की एक भी विधानसभा में इनकी जमानत नहीं बची, तो ये तो नकारी जा चुकी है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इनको नकार चुकी है, आज से पहले भी नकार चुकी है। इनकी बातों का कोई असर नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि मध्य प्रदेश की जनता के लिए कौन 24 घंटे 365 दिन चिंता करता है, सक्रिय भूमिका में होता है, और ऐसे कौन लोग हैं जो 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर नहीं निकले। इसलिए अब इनकी बातों का कोई असर मध्य प्रदेश की जनता पर नहीं होना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता खुद जानती है कि इनकी सरकारों में 53 साल की सरकार में मात्र 11,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय होती थी, और आज 18.5 साल के बाद मध्य प्रदेश की जनता की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,44,000 रुपए है। ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि सड़कें कितनी थी, बिजली कितनी थी, पानी कितना है। तो इनकी बातों से काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की जनता काम जानती है। स्वदेश जी को इन करते हैं। स्वदेश जी, मोदी जी ने आज कहा भी, महाकौशल को संबोधित करते हुए कहा कि महाकौशल का उत्साह देख के मुझे पता चल रहा है कि महाकौशल के मन में क्या है, एमपी के मन में क्या है। अगर पीएम का चेहरा सामने आए स्टेट के इलेक्शन में, तो जो प्रियंका जी की बात से भी झलका के कुछ डर उनके मन में भी है। वो कह रही कि भाई अगर मोदी के नाम पे वोट दोगे तो क्या मोदी सीएम बनेंगे यहाँ के? मोदी की दहशत तो है आप लोगों को ना? देखिए, मोदी की दहशत तो पूरे देश से अब निकल चुकी है, क्योंकि उनकी जुमले सुन सुन के युवा परेशान है और आज बेरोजगारी के आलम में पकौड़े तलने पर मजबूर है। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कर्नाटक में ईडी, आईटी और सीबीआई सबको लगाया था, पूरी सरकार को झोंक दिया था। कर्नाटक में क्या हुआ साहब? भाजपा को फाटक लगा। इन्होंने हिमाचल प्रदेश में कमोबेश यही हाल किया था। एक एक बागी प्रत्याशी से खुद इन्होंने भाजपा के प्रत्याशियों से बात की थी फोन पर, वो कहा था तुम्हें आगे ऑबलाइज किया जाएगा, लेकिन क्या हुआ? भाजपा को फाटक लगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भैया यहाँ में ईडी और सीबीआई कब डालोगे? डालो यहाँ, आप तो लगे ही हो, सरकार पूरी लगी है। आपने सरकार को, केंद्र सरकार को प्रदेश का चुनाव लड़ा दिया है। कुल मिलाकर के आपने यहाँ के मुख्यमंत्री को भी नकार दिया है। भाजपा 3 गुटों में तो बटी थी, लेकिन अब तो ये समझ लिए भाजपा की लड़ाई भाजपा से है। कांग्रेस तो 100 प्लस सीटों के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है, और जो गारंटियां दी हैं उन गारंटियों की पूरी गारंटी प्रियंका जी ने कही कि आज पूरी गारंटी है, क्योंकि उन्होंने कहा है, एनसीआरबी के आंकड़ों को उन्हें गिनाया, 17-18 बलात्कार मध्य प्रदेश में रोज होते हैं। क्यों? जवाब दीजिए, इसका जवाबदार कौन होगा? माननीय प्रधानमंत्री महोदय को प्रदेश से या देश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अडानी और अंबानी की चिंता है, उन्हें बड़े लोगों की चिंता है, बड़े बड़े हवाई जहाजों में चलने की चिंता है, महंगे सूट पहनने की चिंता है, 5 लाख का कलम लगाने की चिंता है, और सरकार चली जाएगी तो उन्होंने तो कहा भी है मैं तो थैला उठाऊंगा और चल दूंगा। ठीक है, एक बार शर्मा जी को करते। शर्मा जी, यही सवाल आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि अगर वो गारंटर के तौर पे सामने आ रहे हैं हर जगह, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहने लगे कि मैं महाकौशल के मन में क्या है मैंने पढ़ लिया, फिर मालवा के मन का भी पढ़ लिया, वो लगातार जहां जहां भी जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, तो अगर वो गारंटर हैं, आपको लगता है कि ये वोटर का मानस बदलने में सहायक होगा? देखिए, मैं आपके चैनल पर भी बोला था मैंने, और आपसे चर्चा में भी बोलता रहता हूं मैं, कि यहाँ जनमानस के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि कौन सी राजनीतिक पार्टी और कौन सा नेतृत्व वो परिणामदायक है, आउटपुट क्या दे रहा है। तो जिसमें जो एक प्रकार से अवधारणा जिसके प्रति निर्मित हो जाती है, इन दिनों नरेंद्र मोदी जी को लेकर के ये अवधारणा निर्मित है कि 370 से लगा करके महिला आरक्षण तक हम आएंगे, तो यहाँ उन्होंने आउटपुट दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कभी आउटपुट नहीं दिया, लेकिन जो आउटपुट देने का परसेंटेज है वो इस 9 साल की सरकार में ज्यादा है। भाजपा व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का इस समय दबदबा है, दबदबा पहले अटल जी का, आडवाणी जी का होता था, तो संचालन करने वाले लोग अलग होते हैं, पदाधिकारी अलग होते हैं, ये सभी जगह की व्यवस्थाएं रहती हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में बोलने का अभिप्राय ये रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता बैठाया जाएगा वो कार्यकर्ता आउटपुट देगा। इसलिए जो अवधारणा बन जाती है वह अवधारणा ही आने वाले समय में चुनाव के परिणाम की तरफ ले जाती है। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि नेताओं के भाषण का जो प्रभाव है
वो या 2 या 3 दिन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। 2-3 दिन के बाद उस प्रभाव को जिंदा रखने का काम कार्यकर्ता का है। यदि जिस राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता नीचे जाकर अपने नेता द्वारा कही गई बात और संकल्पों को अब तो पहुंचाएगा, हालांकि सर वो उतना बदला। वक्त भी नहीं बचा, हमारे डिबेट का भी वक्त बहुत तेजी से फिसल गया। बहुत छोटा रिएक्शन सनवर जी मैं आपसे चाहूंगा, इतनी सारी योजनाएं अनाउंस कर दी स्टेट की भी, मोदी जी भी आज बहुत सारी गिना गए, ट्राइबल को लेके डर अभी तक जा नहीं रहा क्या आपके मन का? नहीं, देखिए प्रवीण जी, बहुत स्पष्ट है कि जो ट्राइबल है, हमारे आदिवासी भाई बहन, वो जानते हैं कि उनकी चिंता कौन करता है, भारतीय जनता पार्टी। आज सड़क, बिजली, पानी से लगाकर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लगाकर, पैसा एक्ट से लगाकर, उनके प्रतिमानों को स्थापित करने से लगाकर, आज इन्होंने कभी याद किया संकट बहुत छोटा रिएक्शन जल्दी से स्वदेव जी, आपका ट्राइबल आपके लिए भी बहुत ज्यादा, आपको भी मुतमईन नहीं कर रहा ट्राइबल? कांग्रेस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है। जिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सुबह रघुपति राघव राजाराम से होती थी, शाम आदिवासी दलित बस्तियों में गुजारा करते थे। जल जंगल जमीन का अधिकार हमने दिया, आपने उनके 3,22,000 पट्टे अभी वापस ले लिए, निरस्त कर दिए। चर्चा की इजाजत देता, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से हमने शुरुआत की थी उसी से समापन करेंगे, क्योंकि तय तो तब होगा ना जब नतीजे आएंगे। ट्राइबल हो या कोई भी वोटर हो, अभी उतना वोकल नहीं है कि आप उसे जज कर सकें कि असल में किस पार्टी के साथ जा रहा है। और संभवतः यही दोनों दल की चिंता की वजह भी है। कहां जाएगा ये तो नतीजे के वक्त पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BS TV।